हाय एवरीवन, सभी का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास बेस्ड है 20 दिसंबर की द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल पे, जो कि लिखा गया है तमिलनाडु में आने वाली चक्रवाती बारिश पे। इस बारिश के दौरान हमारा मौसम विभाग कैसे विफल हुआ, फेलियर दिखाया उसने, और कैसे अलग अलग सरकारी एजेंसीज के बीच में कोऑपरेशन ना होने की वजह से मैक्सिमम रिलीफ मेजर्स नहीं हो पा रहे हैं, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बहुत इजी है आर्टिकल पढ़ने में, इसलिए अपना पूरा ध्यान आपको देना है कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर पे। ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ के तीन पहलू हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप सुबह कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, दोपहर में ग्रामर पढ़ रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पढ़ते पढ़ते तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, जो मैं आपको सिखाऊंगा। कोशिश करेंगे आप क्लास के लास्ट में इस क्विज पे आप अप्लाई करें। ठीक है, 13 में से 12, 11, 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। क्विज को लास्ट में निपटेंगे इससे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी टर्बुलेंस इन साउथ। टर्बुलेंस क्या होता है? डिस्टर्बेंस को बोलते हैं। ये वर्ड अगर आप कभी फ्लाइट में बैठे होंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। जब आपके फ्लाइट के दौरान तेज हवाएं चलेंगी, आपका प्लेन हिलेगा, तो कैप्टन जो है यानी पायलट जो है वो ऐसी अनाउंसमेंट करेगा कि एयर टर्बुलेंस अहेड। तो मतलब क्या होगा इसका? हवा का डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से आपका विमान, आपका प्लेन थोड़ा हिलने वाला है। तो टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस, इस वर्ड को दिमाग में बिठा के रखें। कह रहा है जी कुछ टर्बुलेंस, कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ डिसऑर्डर अब इंडिया के साउथ के हिस्से में भी दिखने को मिल रहा है, खास करके तमिलनाडु में। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इंडिया मस्ट इंश्योर बेटर कोहेजन अमंग एजेंसीज ड्यूरिंग डिजास्टर्स। कह रहा है भारत को इंश्योर करना ही चाहिए। इंश्योर करना यानी किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, पक्का करना। भारत को सुनिश्चित या पक्का करना चाहिए, और अच्छे से कोहेजन को। देखिए कोहेजन वर्ड के कई मीनिंग्स हैं, लेकिन इसका जो बेसिक तासीर है ना, जो इसका बेसिक मीनिंग होता है वो होता है यूनिटी या सॉलिडारिटी, आपस में कोऑपरेशन। अगर आप और मैं मिल करके किसी काम पे काम करें, किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, तो हम कोहेसिव मैनर के काम करेंगे, कोहेजन के साथ उस काम को करेंगे। ठीक है, चिपके हुए होंगे हम दोनों, एकता के साथ में मिल करके। तो वैसा ही कुछ कोहेजन भारत को लाना होगा अपनी एजेंसीज के अंदर भी, डिजास्टर्स के दौरान, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान। चलिए, इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट इंश्योर इसकी वर्ब है, मॉडल वर्ब प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। आप फॉर्मूला जानते हैं अच्छे से। कोहेजन मैंने आपको बता दिया, एकता और आपसी के कोऑपरेशन को बोलते हैं कोहेजन, जिसमें सब एजेंसियां हाथ में हाथ मिला करके किसी काम को करती हैं। अब आर्टिकल में आगे बढ़ के सारी वोकैब पर नज़र डालेंगे। भारी भरकम वर्ड्स शुरू में ही एक साथ अलग करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि पढ़ते हुए आपको बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो। अगर क्लास बेनिफिशियल लगती है, कुछ नया सीख रहे हो, तो एक लाइक और एक शेयर देकर के क्लास को, चैनल को रीच दिलवाएं। मॉक टेस्ट पासिस के लिए टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है। 314 रुपये के अंदर आपको 1 साल का ईयरली मॉक टेस्ट पास मिल जाता है, जिसमें आपके 700 एग्जाम्स, 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। एक ही मॉक टेस्ट पास है जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अभी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम निकला है उसके मॉक टेस्ट ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं पास में। इसका प्रो वर्जन आपको 449 में मिलेगा, जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। जो एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी मॉक की फॉर्म में आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो जो भी पास आपको बाय करना है, कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको नॉर्मल पास दिखाएगा 349 का। आप इस पर कोड लगाएंगे YT10। इस कोड को अप्लाई करते ही आपका प्राइस घट के हो जाएगा 314 रुपीज़। कोड को लगाएं, कोड से ही प्राइस आपका जो है कम होगा। साथ ही आपको प्रीमियम वाला मॉक टेस्ट पास दिखाएगा, प्रो वाला 499 का। अगेन कोड लगाने पे प्राइस घट करके 449 हो जाएगा इसका भी। याद रखें कूपन कोड YT10 एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द सेल टुडे। चलिए वोकैब शीट है अपनी आज की। 5 ही वर्ड्स हैं अपने पास। पहला वर्ड है नया, बेटर। देखिए एक वर्ड होता है बेटर, BETTER, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये वो बेटर नहीं है, अच्छा और बेहतर वाला बेटर नहीं है ये है BATTER। इसका मतलब होता है जी, वर्ब है ये, इसका मतलब होता है किसी को कूटना, पीटना, अटैक करना, स्ट्राइक करना। समझ पा रहे हो? हमला करने को कहते हैं बेटर करना। द हैवी रेन कंटिन्यूड टू बेटर
द विंडोज थ्रू आउट द नाइट। हैवी रेन्स ने जारी रखा बैटर करना, हमला करना, स्ट्राइक करना खिड़कियों पे, विंडोज़ पे पूरी रात। तो पूरी रात वो जो है खिड़की पे स्ट्राइक करती रही, बैटर करती रही। समझ गए इस वर्ड को? इसको व्रैक, बैश या बीटअप करना भी बोलते हैं। आज इसका एक नाउन फॉर्म देखो, नाउन फॉर्म होता है इसका बैटरी। अब ये वो वाली बैटरी नहीं है जो आपके मोबाइल में डलती है, वो भी बैटरी है, लेकिन बैटरी वर्ड का दूसरा मतलब होता है हमला। जो लोग जो आप में से जो लोग लॉ करके बैठे हैं या लॉ कर रहे हैं, LLB या है ना, वो जानते होंगे बैटरी क्या होता है। असॉल्ट को बोलते हैं बैटरी। तो बैटर्ड इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। बैटर्ड मतलब जिस पे हमला हुआ हो, बैटरी का मतलब होता है हमला, और बैटर का मतलब होता है वर्ब फॉर्म में हमला करना। तीनों फॉर्म्स को थोड़ा सा इंटरचेंज करके दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। अगला वर्ड है अपने पास एट्रीब्यूट। देखिए, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर देना। मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं देते। समझ पाए? मैंने अपनी फेलियर को अपने घर वालों पे एट्रीब्यूट कर दिया। मैं पास हुआ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, तो मैंने अपनी सक्सेस को अपनी मेहनत पे एट्रीब्यूट कर दिया। बहुत सारी बाढ़ आई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई, तो बाढ़ को आपने बहुत तेज़ बारिश पे एट्रीब्यूट कर दिया। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना, और इस तरीके से करना कि आपको उसका रीज़न मिल जाए। मेरे फेलियर का रीज़न, मेरे सक्सेस का रीज़न, और तेज़ आने वाली बारिश का रीज़न। एट्रीब्यूट वर्ड जो है, इसकी स्ट्रक्चर हमेशा ऐसी चलती है, एट्रीब्यूट समथिंग टू समवन एल्स। यूज़ करके दिखाते हैं आपको। राइजिंग इन्फ्लेशन इन फूड प्रोडक्ट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू बैड मॉनसून एंड क्रॉप फेलियर। बढ़ती हुई महंगाई जो है खाने पीने की चीज़ों में, फूड प्रोडक्ट्स में, उसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है खराब मॉनसून पे। एट्रीब्यूटेड टू बैड मॉनसून। समझ पाए ना? तो ये टू जो है फिक्स्ड है इसके पास। और दूसरा क्रॉप फेलियर पे, फसलों के खराब होने पे। खराब मॉनसून था, फसलें खराब हो गई, इस वजह से फूड प्रोडक्ट्स महंगे हैं। एट्रीब्यूट को एस्क्राइब करना भी बोलते हैं। टू प्रेपोजिशन इनके बाद में फिक्स्ड है, जिस भी चीज़ के लिए आप दूसरी चीज़ को कनेक्ट करके रखते हैं। आज के आर्टिकल में यूज़ होता हुआ देखेंगे इस वर्ड को। डिटेल में इसीलिए करवा रहा हूँ मैं, देखो सीधे भी करवा सकता हूँ। ये सारे पांचों वर्ड्स 15 सेकंड में बताए जा सकते हैं। आप क्या सीखे उससे, है ना। अगला वर्ड है इंट्रीग। इंट्रीग के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला होता है किसी की क्यूरियोसिटी को अराउज करना। जैसे आपने मुझे कोई बात बताई, फिर मैंने पूछा अच्छा आगे क्या हुआ, अच्छा पूरी बात बताओ। तो ये आपने मुझे इंट्रीग कर दिया, मेरी क्यूरियोसिटी को, मेरी उत्सुकता को आपने जगा दिया। तो किसी की उत्सुकता को जगाने को बोलते हैं इंट्रीग, है ना, वर्ब फॉर्म में। दूसरा इंट्रीग वर्ब का एक और मीनिंग होता है सीक्रेट प्लान बनाना, प्लॉट बनाना, षड्यंत्र बनाना किसी के सामने। कभी ये मीनिंग यूज होता हुआ देखेंगे, कभी ये मीनिंग यूज होता हुआ देखेंगे। सेकंड मीनिंग थोड़ा सा कम यूज होता है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स हैव ऑलवेज इंट्रीग्ड साइंटिस्ट। जो प्रोस्पेक्ट या संभावना है इंटेलिजेंट लाइफ की, बुद्धिमान जीवन की, दूसरे प्लैनेट्स पे या ग्रहों पे, उसने ऑलवेज इंट्रीग किया है, क्यूरियोसिटी को अराउज किया है, उत्सुक बनाया है हमारे साइंटिस्ट को, है ना। वो इसीलिए इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रोवर्स, लैंड, मार्स रोवर, है ना, अर्थ पे, सन पे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा यही उत्सुकता है कि कहीं पे दूसरा, कहीं दूसरे प्लेनेट पे जीवन भी हो सकता है। वैसे दूसरा वाला मीनिंग भी बना सकते हैं आप, द मैन अक्यूज्ड ऑफ इंट्रीगिंग अगेंस्ट द किंग वर एग्जीक्यूटेड। उन सभी आदमियों को जिन पे आरोप लगा था इंट्रीग करने का, सीक्रेट प्लॉट करने का, षड्यंत्र करने का किंग के खिलाफ, राजा के खिलाफ, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको जान से मार दिया गया। एग्जीक्यूट करना किसी को फांसी की सजा देना, ऐसा समझ लो। अब इंट्रीग के सभी सिनोनिम्स हैं, फैसिनेट, इंचैंट, टिटिलेट, और षड्यंत्र बनाने वाले के सभी सिनोनिम हैं कंस्पायर, कोल्यूड और मैकिनेट। ठीक है, आज ये वर्ड सारे करवा रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी आर्टिकल में ये वर्ड आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है जो साइज में, आकार में बहुत बड़ा हो, समथिंग लार्ज इन वॉल्यूम और क्वांटिटी। डॉक्टर्स डिमांडेड एन इनॉर्मस सम ऑफ मनी फॉर द ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने मांग लिया बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा रकम, सम, पैसे का ऑपरेशन के लिए। इनॉर्मस को ट्रिमेंडस, जाइजेंटिक, कोलोसल, गार्गेंचुअन भी बोलते हैं। आज इसकी नाउन फॉर्म देखेंगे इनॉर्मिटी, किसी चीज़ के बड़ा होने की क्वालिटी।
लास्ट वर्ड अपना आज का प्रिसाइज। प्रिसाइज होता है सटीक, एक्यूरेट, एकदम जो निशाने पे होता है उसको बोलते हैं प्रिसाइज, है ना। द मैनेजमेंट हैज इश्यूड प्रिसाइज डायरेक्शन फॉर द वर्कर्स। मैनेजमेंट ने बहुत सटीक सी डायरेक्शंस जो हैं वर्कर्स के लिए इशू किए हैं। कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे, कैसे काम करोगे, ओवर टाइम का क्या मिलेगा, तो पूरी डायरेक्शंस को एकदम सटीक तरीके से मैनेजमेंट ने वर्कर्स के लिए बताया है। सटीक को, प्रिसाइज को वेल डिफाइंड, अनएम्बिग्यूअस, अनइक्विवोकल भी बोल सकते हैं। आज आप इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। डिटेल में हो गए पांचों वर्ड्स। अब आ जाओ आर्टिकल पे। समरी ये है कि बहुत एडवांस्ड हो जाने के बाद भी हमारा मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है आज भी है ना इतना सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है कि वो ये बता सके कि एक तो कितनी बारिश होगी और एक किस किस जगह पे होगी। बस इसके पास सिर्फ इतना है बताने के लिए, हैवी रेन्स टुडे, एक्सट्रीमली हैवी रेन्स टुडे। अगर आप मौसम विभाग की भविष्यवाणी देखो तो इतना ही बता पाता है। होना ये चाहिए कि इसको ये बताना चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी बारिश होगी, इसलिए यहाँ पे आपको ट्रेन्स को रन नहीं करवाना है, एयरपोर्ट्स को पहले ही बंद कर देना है और लोगों को इवैक्यूएट कर लेना है। तो ये सीधी सीधी नाकामयाबी है हमारे मौसम विभाग की। तमिलनाडु में इसको देखने को मिला। दूसरा, इसी नाकामयाबी की वजह से आगे जो एजेंसीज हैं उनमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक से उनको पता ही नहीं होता क्या होने वाला है। उनको तो फ़ोन आते हैं कि इस एरिया में बाढ़ आ गई, तो उस एरिया में भागते हैं वो। तो इनके बीच में कोऑपरेशन नहीं होने की वजह से बहुत नुकसान होता है जान और माल का, जैसा कि आप तमिलनाडु में अभी देख रहे हैं। ट्रेन पहले चलवा दी, फिर रास्ते में रुकवा दी, फिर वापस मुड़वा दी। भाई अगर तुम्हें पता है बारिश तेज है तो ट्रेन चलवाओ ही मत ना। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान जोखिम में आती है। तो आज के आर्टिकल की टोन है एक तो सजेस्ट कर रहा है क्या करना चाहिए, दूसरी एनालाइजिंग, एनालाइज करके बता रहा है कहाँ कहाँ पे कमी है भारत की टेक्नोलॉजी में। कह रहा है जी दिसंबर हैज़ बिन अ मंथ ऑफ टर्बुलेंस फॉर तमिलनाडु। दिसंबर रहा है, हैज़ बिन एक महीना बहुत डिस्टर्बेंस का, परेशानी का तमिलनाडु नाम की स्टेट के लिए। दिसंबर की वर्ब है हैज़ बिन। डी हमेशा बड़ा रहेगा, दिसंबर का एक प्रॉपर नाउन है। अगर दिसंबर बीच में भी कहीं आ रहा होता तब भी डी बड़ा होना था। दिसंबर है, मंडे, ट्यूसडे, दिनों के वार, महीनों के वार, नाम जो है ना कभी भी उनको मतलब हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है, पहला अक्षर कैपिटल रखा जाता है। हैज़ बिन यहाँ पे परफेक्ट टेंस की वर्ब है, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है जी जस्ट when the northern parts of the state, Chennai and neighboring districts were recovering from cyclone Michaung that crossed the coast 2 weeks ago, the southern parts, especially Thoothukudi, Tirunelveli, Tenkasi and Kanyakumari districts were battered by extremely heavy rainfall over Sunday to early Monday. कह रहा है जी कहाँ गया, बिल्कुल तभी जस्ट व्हेन, जब नॉर्दर्न पार्ट से स्टेट के उत्तरी इलाके थे तमिलनाडु के, जिसमें आ गया चेन्नई और उसके आसपास के जिले या डिस्ट्रिक्ट्स। कह रहे जब ये सब के सब रिकवर कर ही रहे थे, जस्ट व्हेन दे वर रिकवरिंग, और किससे, उस साइक्लोन से जिसका नाम है मिचुआंग, और वही है जो क्रॉस करके गया इनके समुद्री कोस्ट को, तटीय इलाकों को 2 हफ्ते पहले, 2 वीक्स अगो। कह रहे अभी ये रिकवरी चल ही रही थी, तब हुआ क्या, हुआ ये कि साउथ में आफत आ गई। जो सदर्न पार्ट्स हैं ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स वाले इंक्लूडिंग कन्याकुमारी, ये सब के सब जो हैं बैटर हुए, इन पे स्ट्राइक हुआ, अटैक हुआ। बैटर याद है ना, स्ट्राइक करना, अटैक करना। तो इनको बैटर किया गया बहुत तेज बारिश के द्वारा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के द्वारा, और ये सारी रेनफॉल हुई संडे से अर्ली मंडे के दौरान। ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट्स की वर्ब है वर रिकवरिंग, दैट आया है साइक्लोन मिचुआंग के लिए, इसकी वर्ब है कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है समुद्री जो है किनारा, तटीय इलाका। नॉर्दर्न सदर्न पार्ट्स की वर्ब है वर। बैटर्ड का मतलब होता है जी अटैक्ड होना, है ना, किसी चीज़ से स्ट्राइक्ड होना, हमला हुआ जाना। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहा है जी एट्रीब्यूटेड टू अपर एयर सर्कुलेशन 39 प्लेसेस रजिस्टर्ड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, रेन अबाउट 21 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स। कह रहे जी एट्रीब्यूट किया जा सकता है जिस चीज़ को, एट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ का लिंक दूसरी चीज़ से जोड़ना। मैं फेल हो गया क्योंकि घर वाले पढ़ने नहीं देते, मैं पास हो गया क्योंकि मैंने खूब मेहनत की।
तो कह रहा है जी एट्रीब्यूट किया जा सकता है जिस चीज़ को, लिंक किया जा सकता है जिस चीज़ को, और किस चीज़ से, अपर एयर सर्कुलेशन से, ऊपर आसमानी हवा के अंदर सर्कुलेशन पे। कह रहा हुआ क्या, कह रहा है ऐसी चीज़ ने 39 प्लेसेस ने रजिस्टर किया बहुत तेज़ रेनफॉल को, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल को, और वो होती है 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में। ठीक है, तो ऐसी हैवी रेनफॉल हुई। एट्रीब्यूटेड, एस्क्राइब्ड दोनों के बाद में टू लगाया जाता है जिस भी चीज़ को जिससे कनेक्ट करना हो। सेंटेंस में एक क्लासिक एरर है जो ये एडिटोरियल्स के एडिटर जनरली नहीं पकड़ पाते हैं, गलती कर देते हैं, लेकिन एसएससी बैंक यूपीएससी वाले को आनी चाहिए। पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? चलो 5 सेकंड और देता हूँ। जो बच्चे पकड़ पा रहे हो कमेंट्स में लिखना। एरर है जी यहाँ पे डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज की। देखो ये एट्रीब्यूटेड जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो एट्रीब्यूटेड होगी इस चीज़ पे, उस चीज़ ने जो है हमला किया, रजिस्टर किया ऐसी एक्सट्रीमली जो है हैवी रेनफॉल को। एट्रीब्यूटेड जो एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये काम करेगा सेंटेंस के सब्जेक्ट पे बाय डिफॉल्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे रख रखा है आपने प्लेसेस। अरे भाई साहब प्लेसेस का लिंक नहीं है सर्कुलेशन से, हैवी रेनफॉल का लिंक है सर्कुलेशन से। सेंटेंस को अगर सही बनाना हो तो मुझे यहाँ पे रेनफॉल को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि वो बाय डिफॉल्ट इस पार्टिसिपल से कनेक्ट हो सके। भाई रेनफॉल हो रही है ना इस सर्कुलेशन की वजह से, तो रेनफॉल को सब्जेक्ट बनाओ यहाँ। तो मुझे लिखना चाहिए एट्रीब्यूटेड टू अपर एयर सर्कुलेशन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अकर्ड इन 39 प्लेसेस। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनना चाहिए। चलो, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, उसका सिंपल सा रीजन ये होगा आपने अभी तक बेसिक से ग्रामर नहीं सीखी है। होम पेज पे रखी हुई है अपने यूट्यूब के चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। करेजी कायलापट्टिनम in Thoothukudi recorded a whopping 95 centimeter while 8 other places recorded over 50 centimeters in the same period। कह रहा है ये जो टाउन है थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, इसने रिकॉर्ड किया एक 95 सेंटीमीटर की रेन को 24 घंटों में, हुपिंग 95 सेंटीमीटर्स। हुपिंग का मतलब होता है एक लार्ज क्वांटिटी, है ना। हुपिंग की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते थे एज मच एज, वो भी लार्ज क्वांटिटी से पहले लगाया जाता है। तो इसमें ऐसा लिख सकते थे आप कायलापट्टिनम रिकॉर्डेड एज मच एज 95 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसा भी आप लिख सकते थे। कह रहे जबकि दूसरे जो प्लेसेस हैं 8 जो टाउन्स हैं उनमें 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई इसी पीरियड के दौरान, इन्हीं 1-2 दिनों के दौरान। कह रहे द एंटायर वेदर एक्टिविटी वॉज कंसिडर्ड अ फ्रीक अकरेंस इन द ऑनगोइंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। पूरी की पूरी वेदर एक्टिविटी जो है, मौसम की जो एक्टिविटी है, इसको कंसीडर किया गया था एक फ्रीक अकरेंस। अकरेंस होती है घटना, फ्रीक का मतलब होता है पागलपन वाली, बहुत ही अनयूजुअल, बिजार, अबनॉर्मल। इस पूरी एक्टिविटी को एक बहुत ही अबनॉर्मल घटना का नाम दिया गया है इस नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान जो भी चल रहा है। जनरली ऐसी घटनाएं नॉर्थ ईस्ट मानसून में नहीं होती हैं। आगे कह रहे हैं नियरली 4 मिलियन पीपल हैव बिन वेरी बैडली अफेक्टेड एज पॉइंटेड आउट बाय तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन। लगभग 4 मिलियन लोग, 40 लाख लोग काफ़ी बुरे से अफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, वेरी बैडली, जैसा कि पॉइंट आउट किया गया सीएम एमके स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु के। और किस में, कहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट किया, इस चीज़ की तरफ इशारा किया इन इज़ लेटर टू द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अपने लेटर में जो इन्होंने लिखा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के लिए। पीपल की वर्ब है हैव बिन। कह रहे द तामिराबरानी रिवर इवन सॉ अ फ्लो ऑफ 1.5 लाख क्यूबिक फीट पर सेकेंड या क्यूसेक्स, अनदर रेरिटी। कह रहा है ये तामिराबरानी रिवर जो है तमिलनाडु के आसपास की, कह रहा है यहाँ तक कि इस रिवर ने भी देखा इस फ्लो को, बहाव को, जो है 1.5 क्यूसेक्स का या 1.5 लाख क्यूसेक्स का, क्यूबिक फीट पर सेकंड जो है फ्लो का। कह रहे जो कि अपने आप में एक रेरिटी है, अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। रेरिटी वो चीज़ होती है जो बहुत रेयरली होती है, बहुत कम होती है, सालों में एक बार। तो अपने आप में ये भी एक सालों में एक बार होने वाली घटना है, इतना तेज़ पानी इस नदी में जो है फ्लो होना। रिवर की वर्ब है जो है सॉ। रेरिटी आपने देख लिया ना।
कह रहा है इवन दो द एग्जैक्ट डेटा ऑन ह्यूमन लॉस हैज़ नॉट येट बिन ascertained द टैली विल बी ऑन द लोअर साइड। कह रहा है यहाँ तक कि जबकि एग्जैक्ट डेटा जो है, सही जो इंफॉर्मेशन जो है ह्यूमन लॉस की या डेथ्स की इस पूरी घटना में, अभी तक वो एसरटेन नहीं हुआ है, हमें नहीं पता चला है कितनी डेथ्स हुई हैं, कितनी ह्यूमन लॉस हुई हैं। कह रहा है फिर भी जो टैली है, जो टोटल है, वो लोअर साइड पे ही होना चाहिए। ज़्यादा जो है ह्यूमन लॉस की हमें पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। पता नहीं है कितने ह्यूमन लॉस हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुए होंगे, कहने का मतलब ये। डेटा की वर्ब है हैज़ नॉट बीन असरटेन्ड। असरटेन करना, किसी चीज़ को डिटर्मिन करना, असेस करना, किसी चीज़ को निर्धारित करना। डेटा जो है प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, हैज़ की जगह पे यहाँ पे हैव आना चाहिए। टैली की वर्ब है विल बी। टैली का मतलब होता है जोड़, है ना, टोटल। कह रहा है अ ट्रेन विद अबाउट 800 पैसेंजर्स फ्रॉम थिरुचेंदूर टू चेन्नई वॉज स्टॉप्ड एट श्री वाईकुंठनम स्टेशन। कह रहे एक ट्रेन थी 800 पैसेंजर से भरी हुई, तिरुचेंदूर से चेन्नई की तरफ जाती हुई। कह रहा है ये स्टॉप कर दी गई, इसको रोक दिया गया पैसिव वॉइस में श्री वाईकुंठनम स्टेशन पे। ट्रेन की वर्ब है वॉज स्टॉप्ड। क्यों रोका गया भाई इसको? करेक्ट, गोइंग बाय इनिशियल रिपोर्ट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेल लाइन्स, कैनाल्स, टैंक्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स एंड मैनी हाउसेस हैज़ टेकन अ मीटिंग। कह रहा है अगर हम गो बाय करें, गो बाय करना यानी किसी चीज़ को कंसीडर करके उसके हिसाब से गो करना या चलना। कह रहा है अगर कंसीडर करके उनके हिसाब से चले हैं इनिशियल रिपोर्ट्स के, जो अभी नई शुरू में रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनिशियल मतलब पक्की नहीं है, ये शुरू की रिपोर्ट्स हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने एक बीट किया है, टेक किया है बीटिंग को। टेक अ बीटिंग करना यानी बुरे से मार खाना, बैटर्ड होना, अटैक्ड होना। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टूट फूट गया है तमिलनाडु के इन एरियाज़ का। अब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? उसमें सड़कें शामिल हैं, ट्रेन की लाइंस, पटरियाँ शामिल हैं, नहरें, टैंक्स होते हैं बड़े बड़े पानी के, फिर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, बिजली के खंभे, और कई सारे घर। हर जगह आपको तबाही देखने को मिली होगी। चलिए, गोइंग बाय यहाँ पे बता रहा है कंसीडरिंग को, इसको प्रेपोजिशन भी मान सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी मान सकते हैं। दोनों में से कुछ भी मान लो, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्ब है हैज़ टेकन, टेक अ बीटिंग यानी बहुत ज़्यादा जोर से मार खाना। कह रहा है वाइल अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स आर सुपरवाइजिंग रिलीफ ऑपरेशंस, गवर्नर आर एन रवि quite intriguingly convened a meeting of heads of departments of the central government to discuss the operations। कह रहे जहाँ पे a number of, अच्छे से बताया हुआ आपको, a number of एक adjective है, इसका मतलब होता है a lot of, है ना। a number of को आप a lot of भी लिख सकते हैं। कह रहे जहाँ भी एक a number of या lot of, बहुत सारे मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स सुपरवाइज कर रहे हैं, अच्छे से संभाल रहे हैं, देख रहे हैं रिलीफ ऑपरेशंस को। वहीं पे तमिलनाडु के जो गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल जो हैं आर एन रवि, बहुत ही इंट्रीगिंग मैनर में, बहुत ही उत्सुकता के भरे मैनर में, इंट्रीगिंगली या क्यूरोसिटी भरे मैनर में इन्होंने कन्वीन कर दिया, बुला लिया, और किसको? एक मीटिंग को, सभी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के एचओडी की। और ये इसलिए बुलाई ताकि डिस्कस कर सकें ऑपरेशंस को, बातचीत कर सकें कैसे काम हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। गवर्नर साहब की वर्ब है कन्वीन्ड, कन्वीन करना यानी मीटिंग को और किसी जो है कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाना, बुला करके उसको ऑर्गेनाइज करवाना। सीनियर ऑफिसर्स और इनकी वर्ब है आर सुपरवाइजिंग। अ नंबर ऑफ या अ लॉट ऑफ हमेशा अपने बाद में प्लूरल नाउन लेगा, और उस प्लूरल नाउन की हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए आपको, आज डिटेल में नहीं करवा रहे हैं, कुछ ही दिन पहले करवाया था। और अ नंबर की जगह पे अगर द नंबर लिखा हो तो फिर द नंबर एक नाउन होता है, सिंगुलर नाउन, उसके बाद में ऑफ लगा करके प्लूरल नाउन तो आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। अ नंबर ऑफ प्लस में प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ प्लस में सिंगुलर वर्ब। लॉजिक अच्छे से समझा चुके हैं, किसी भी बच्चे का ये सवाल ना हो कि सर लॉजिक क्या है। अभी 3-4 दिन पहले क्लास में करवाया था यार, थोड़ा रेगुलर रहोगे तभी कर पाओगे चीज़ों को, है ना।
भाई रोज़ पूरी ग्रामर मैं एक ही क्लास में करवा दूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। चलो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट नया आपको करवा देते हैं। पहले आपसे सवाल पूछेंगे एक। डिस्कस के बाद में मैंने बहुत बार ऑन या अबाउट देखा है लिखते हुए लोगों को, आपने भी देखा होगा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑपरेशंस, द कमिटी वर डिस्कसिंग ऑन द इशू। तो यहाँ पे भी डिस्कस एक वर्ब है, टू डिस्कस एक इन्फिनेटिव है, इसके बाद का ऑन या अबाउट क्यों निकाल दिया गया? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, हर बच्चे को आना चाहिए। ये वही कॉन्सेप्ट है जो लॉजिक के बिना समझते हो और भूल जाते हो। समझा देता हूँ लॉजिक के साथ। भाई साहब डिस्कस जो है ना, डिस्कस ये अंग्रेजी में एक ऐसा स्पेशल नाउन है जिसकी वर्ब फॉर्म भी डिस्कस ही होती है। यानी नाउन और वर्ब फॉर्म में ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है। नाउन फॉर्म होती है इसकी डिस्कशन, वर्ब फॉर्म होती है डिस्कस। ऐसी सभी वर्ब्स जो स्पेशल वाली हैं, जिनकी नाउन फॉर्म भी उनके जैसी है, ऐसी वर्ब्स की कोई खुद की प्रेपोजिशन नहीं होती, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, लेकिन इनकी नाउन फॉर्म अपने आगे एक प्रेपोजिशन को फिक्स रखती है। जैसे डिस्कशन नाम का नाउन अपने बाद में ऑन या अबाउट लेगा, लेकिन डिस्कस नाम की वर्ब के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। एक्सेस नाम का नाउन अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन, वर्ब अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगी, लेकिन एक्सेस नाम के नाउन के बाद में आपको टू लगाना है। समझ पाए? डिमांड का मतलब होता है डिमांड करना, डिमांड का मतलब नॉन फॉर्म में होता है मांग। तो मांग करने के लिए वर्ब में कोई प्रेपोजिशन नहीं है। आई डिमांडेड जस्टिस या आई डिमांड जस्टिस, मैं जस्टिस की मांग करता हूँ। लेकिन डिमांड नाम के नाउन के बाद में फॉर आता है, आई हैव प्लेस्ड अ डिमांड फॉर जस्टिस। तो आपको सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको देखना आना चाहिए जो वर्ब आप देख रहे हो क्या वो नाउन है या वर्ब है। और अगर इनमें से वो वर्ब निकले तो बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना, नाउन निकले तो उसका प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। ये सारे प्रेपोजिशन हर बच्चे को याद होने चाहिए, रीडिंग में रोज़ आते हैं। हीड ऑन, इम्पैक्ट ऑन, डिमांड फॉर, है ना, अटैक ऑन। अब यूज़ करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली आपको एसएससी में, बैंक में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। इकोनॉमिक रिसेशंस impact on businesses severely. Economic recessions leave a impact on businesses severely. यहाँ severely लगा देता हूँ। सेम टू सेम सेंटेंस बनाए हैं दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या हुआ है। हुआ ये है कि फर्स्ट में इम्पैक्ट एक वर्ब है, इम्पैक्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना हुआ है। इम्पैक्ट वर्ब फॉर्म में अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता ना, तो यहाँ से प्रेपोजिशन जो है, यहाँ से प्रेपोजिशन आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन दूसरे केस में वर्ब है लीव और वर्ब का ऑब्जेक्ट है इम्पैक्ट नाम का नाउन है, और नाउन इम्पैक्ट अपने बाद में ऑन लेता है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट के बाद में ऑन आपको लगाना पड़ेगा। अब जो बच्चा नहीं समझ पा रहा, बेसिक्स जिसने नहीं किए हुए, जिसको ग्रामर आती नहीं है, सेंटेंस ब्रेक नहीं करना आता, वो देख के बोलेगा बड़ा कन्फ्यूजन है ये तो, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे ऑन लगा दिया। भैया ये अलग दो अलग वर्ड्स हैं, ये शक्ल पे मत जाओ इनकी, काम पे जाओ। यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन है। वैसे ही एक्सेस देखो, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच रखना है, मतलब किसी चीज़ की तरफ पहुँचना, है ना। एक्सेस वर्ब अपने बाद में नहीं लेती, लेकिन नाउन अपने बाद में लेता है। ओनली द मैनेजर कैन एक्सेस टू दिस डोर, ओनली द मैनेजर हैज़ एक्सेस टू दिस डोर। सिर्फ मैनेजर एक्सेस कर सकता है इस दरवाजे को, सिर्फ मैनेजर के पास एक्सेस है इस दरवाजे का। तो क्या करेंगे भाई, इस टू को निकाल देंगे, ये वर्ब है, इसके बाद में नहीं आता, एक्सेस नाउन अपने बाद में टू लेता है। वैसे ही डिस्कशन नाम का नाउन अपने बाद में ऑन या अबाउट लेगा, लेकिन डिस्कस वर्ब अपने बाद में ऑन या अबाउट नहीं लेती, ठीक है। तो अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विल डिस्कस द इशू एंड पैनल विल होल्ड अ लाइव डिस्कशन ऑन द इशू, ऐसे आपको लिखना चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ गए। डिस्कस यहाँ पे वर्ब थी, डिस्कशन नाउन होता तो यहाँ पे ऑन या अबाउट का इस्तेमाल होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। द इवेंट अगेन। अब जिन बच्चों को समझ में ना आया हो ये कॉन्सेप्ट, जिनके बेसिक्स क्लियर ना हो, कमेंट्स में बताना। बेसिक्स की प्लेलिस्ट जो है ना, उसको मैं कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। सीधे आप उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो नंबर 1 से 15 दिन में अपने बेसिक्स पूरे करेंगे। कह रहा है द इवेंट अगेन रेजेस क्वेश्चंस अबाउट वेदर फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयर्डनेस। कह रहा है ये जो सारे इवेंट है
ये फिर एक बार खड़ा करता है सवालों को, रेज करता है क्वेश्चंस को। और किस बारे में? वेदर फोरकास्टिंग और प्रिपेयर्डनेस को लेकर के। वेदर को कितने अच्छे से हम फोरकास्ट कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और कितने अच्छे से हम वेदर के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, हमारी कितनी तैयारी होती है। दोनों ही चीज़ों पे सवाल हमारे खड़े हुए हैं। कह रहे हैं एज द enormity ऑफ द रेनफॉल caught the state by surprise, questions have been asked why the meteorological department did not give any indication। तो इस बार मौसम विभाग पकड़ा गया। कह रहा है कि जैसे ही जो इनॉर्मिटी थी, इनॉर्मिटी क्या होती है? किसी चीज़ के बड़ा होने की क्वालिटी, ह्यूजनेस। कह रहे हैं जैसे ही जो इनॉर्मिटी थी इस रेनफॉल की, बड़ी जो तूफानी जो है बारिश की इनॉर्मिटी थी, उसने कॉट किया स्टेट को बाय सरप्राइज। कैच बाय सरप्राइज करना, किसी को हैरान करना। तो इस रेनफॉल ने जैसे ही स्टेट के लोगों को हैरान किया, वैसे ही सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चन को आस्क किया गया है कि क्यों हमारा मौसम विभाग हमेशा लड्डू लेकर के आता है इंडिकेशन के नाम पे या फोरकास्टिंग के नाम पे। कोई फोरकास्ट इसके पास नहीं होती है ठीक ठाक ढंग की। इसने कोई इंडिकेशन नहीं दिया इस स्टेट को कि ये स्केल और ये कवरेज वाली बारिश होने वाली है। घंटे घंटे 2-2 घंटे के अंदर 5-5 10-10 इंच की बारिश हो सकती है। आई बात समझ में? तो इस बार मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग से सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चंस की वर्ब है हैव बीन आस्क्ड पैसिव वॉइस में, डिपार्टमेंट की वर्ब है डिड नॉट गिव, इनॉर्मिटी की वर्ब है कॉट। इनॉर्मिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत बड़ा होना। इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा। कम से कम इशारा तो कर देते कि खूब बारिश होने वाली है, लेकिन इशारा तो तब करें जब इनको खुद को पता हो बेचारों को। कह रहा है जी बट द डिपार्टमेंट्स लाइन ऑफ डिफेंस इज इट्स वार्निंग सिंस December 14 ऑफ वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेन फॉर 3 days। कह रहा है लेकिन डिपार्टमेंट के पास एक घिसी पिटी सी जो है ना डिफेंस के लिए, अपने पास एक दलील होती है या लाइन ऑफ डिफेंस होती है। वो क्या है? वो है इसकी वार्निंग्स। और क्या वार्निंग्स हैं? दिसंबर 14 से इसकी वार्निंग्स हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा बारिश की 3 दिनों के लिए फॉर 3 days। तो इससे क्या पता लगे बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी? कितनी ज़्यादा बारिश होगी? बाढ़ आ जाएगी या सिर्फ सड़कें गीली होंगी, या और कितनी देर में होगी, ये कितने घंटों में होगी? ऐसा तो कुछ नहीं बताता ये। बस ये अपनी लाइन ऑफ डिफेंस दे देता है कि हमने तो बोला था बहुत बारिश होने वाली है, देखो हो गई। कह रहा है बिसाइड्स द कंट्रीज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम has not progressed to the extent that exact amount of rainfall with their precise locations can be predicted। कह रहा है जी इसी के साथ बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ। ये पूरी बात तो है ही, इसके साथ साथ क्या हुआ? कंट्री का जो फोरकास्ट सिस्टम है वेदर को फोरकास्ट करने का, वो प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है, उतना डेवलप ही नहीं हुआ है उस एक्सटेंट तक, उस लेवल तक कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है उसकी सटीक लोकेशन के साथ में, प्रिसाइज जगह के साथ में उसको आप प्रिडिक्ट कर सकें, बता सकें। तो इनकी गलती ये है कि मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है। बहुत कंट्रीज़ में ऐसा होता होगा, वहाँ पे रेनफॉल की मात्रा भी और जगह भी बताई जाती होगी, लेकिन इनके पास अभी भी टेक्नोलॉजी अभी तक ऐसी नहीं है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम की वर्ब है हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड, अमाउंट ऑफ रेनफॉल की वर्ब है कैन बी प्रिडिक्टेड। बिसाइड्स का मतलब होता है साथ ही साथ। अगर मैं इसके आगे से एस को निकाल दूं तो बिसाइड बचेगा और इसका मतलब होगा बाजू में या साइड में। जैसे आप मेरी बाजू में बैठे हो लेफ्ट में, तो यू आर सिटिंग बिसाइड मी, लेफ्ट में या राइट में जहाँ भी बैठे हो। और अगर मैं बिसाइड्स लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होगा एडिशनली या इन एडिशन टू दैट। तो ये दोनों अलग प्रेपोजिशंस हैं, अलग मीनिंग्स हैं इनके। हमेशा ध्यान रखना एस को या जो पीछे लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, ठीक है। आज के क्विज में इस पर क्वेश्चन मैंने बनाया है। कह रहे हैं जी वाइल दिस इज अंडरस्टैंडेबल द साइंटिफिक कम्युनिटी शुड वर्क टुवर्ड्स प्रिसाइज फोरकास्टिंग। कह रहे हैं जी जहाँ इस चीज़ को हम समझते हैं कि नहीं है इनके पास टेक्नोलॉजी, वहीं पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को काम करना चाहिए प्रिसाइज फोरकास्टिंग के लिए, सटीक भविष्यवाणी की तरफ। कम्युनिटी की वर्ब है शुड वर्क। प्रिसाइज आप समझते हैं एग्जैक्ट, एक्यूरेट, एकदम सटीक। कह रहे हैं जी मोर इम्पॉर्टेंटली देयर इज स्कोप फॉर क्लोजर कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन बिटवीन एवरी डिपार्टमेंट एंड एजेंसी सर्विंग द पीपल। कह रहे हैं जी इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी स्कोप भी बचा हुआ है और अच्छे से सहयोग का, नज़दीकी कोऑपरेशन का
हर डिपार्टमेंट और एजेंसी के बीच में जो सर्व कर रहे हैं लोगों को, जो लोगों की सेवा के लिए बने हुए हैं, तो इनमें भी कोऑपरेशन कम होगा, इसीलिए लिख रहा है ऐसा। स्कोप की वर्ब इज, स्कोप का मतलब आप समझते हैं किसी चीज़ की गुंजाइश। अब वो कैसे, एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर इंस्टेंस अ बेटर वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द रेलवेज वुड हैव इंश्योर्ड दैट द थिरुचेंदूर ट्रेन डिड नॉट रन। कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए बताएं, इंस्टेंस के लिए बताएं, फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल। अगर एक बेटर रिलेशनशिप होती किस किस के बीच में, मौसम विभाग के बीच में और रेलवे विभाग के बीच में, बातचीत अच्छे से हो रही होती, तो फिर इसने इंश्योर किया होता ऐसी रिलेशनशिप को, इसने रिलेशनशिप ने पक्का किया होता इस चीज़ को, इंश्योर करना यानी पक्का करना कि ये जो ट्रेन है 800 लोगों की, इसको रोकना ना पड़ता, इसको चलाते ही ना आप। मौसम विभाग को तो थोड़ा बहुत आइडिया था ही, बारिश कितनी तेज़ हो सकती है, तो रेलवेज़ को ये फ़ोन करके बोल भी तो सकते थे कि आज इस ट्रेन को इस एरिया से मत भिजवाना। तो ये कोऑपरेशन जो है मिसिंग होता है भारत में एजेंसीज के बीच का। ठीक है, बिटवीन एंड लगा करके चीज़ों को कनेक्ट किया गया है इस सेंटेंस में भी और ऊपर वाले सेंटेंस में भी। ठीक है, बिटवीन और एंड हमेशा ऐसे ही साथ में चलते हैं। रिलेशनशिप की वर्ब है वुड हैव इंश्योर्ड। वुड हैव V3, कुड हैव V3, शुड हैव V3। 2-3 दिन 4 दिन पहले इस कॉन्सेप्ट को करवाया था, शायद लास्ट वीक में। कैसे यूज़ करना है आपको अच्छे से पता होगा। वुड हैव इंश्योर्ड मतलब इंश्योर किया होता, किया नहीं लेकिन इंश्योर किया होता। चेंजेस टू द सर्विसेज ऑफ सर्टेन ट्रेन्स इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स वर मेड ओनली इन अ रिएक्टिव रादर देन प्रोएक्टिव वे। कह रहे वैसे ही जो बदलाव थे सर्विसेज में कुछ एक ट्रेन्स की सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में तमिलनाडु के, उन बदलावों को मेक किया गया था रिएक्टिव मैनर में, ना कि प्रोएक्टिव मैनर में। रिएक्टिव क्या है, जब पूरी पटरी पानी में डूब गई तब वहाँ से ट्रेन को मोड़ा। प्रोएक्टिव क्या है, बारिश पहले से ही आपको दिख रही है कि इस जगह में ज़्यादा हो रही है, यहाँ से ट्रेन को मत गुजारो भाई, जब तक ट्रेन यहाँ आएंगी तब तक पटरी डूब जाएगी। लास्ट मोमेंट पे देख करके करते हैं कि कहाँ से ट्रेन मोड़नी है, पहले से प्रोएक्टिव होकर के कुछ प्लान नहीं बनाते। चेंजेस की वर्ब है वर मेड। रिएक्टिव आपको समझा दिया, जो रिएक्शन के हिसाब से हो, रिस्पॉन्स के हिसाब से हो। प्रोएक्टिव जो रिस्पॉन्स आने से पहले ही हो जाए, एंटिसिपेशन के हिसाब से फॉरवर्ड लुकिंग हो। कह रहे हैं मोर कोहेसिव वर्किंग एनवायरनमेंट अमंग डिफरेंट एजेंसीज कैन हैव अ मिटिगेटिंग इफेक्ट। कह रहे हैं एक और ज़्यादा यूनाइटेड, कोऑपरेटिव या कोहेसिव जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग अरेंजमेंट है अलग अलग एजेंसीज के बीच में, सरकारी डिपार्टमेंट्स के बीच में, उनका एक मिटिगेटिंग इफेक्ट होना चाहिए। उनका इस पूरी आपदा पे राहत का इफेक्ट होना चाहिए। मिटिगेटिंग मतलब जो किसी चीज़ में राहत या लेकर के आए, किसी चीज़ के एक्सटेंट को कम करे। तो सारी एजेंसियाँ अच्छे से काम करें तो आपको पता ही ना लगे कब तूफान आकर के चला गया। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को, आ जाओ अपने क्विज पे। बहुत मुश्किल नहीं था आर्टिकल आज का। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, प्रोएक्टिव अप्रोच का क्या मीनिंग होगा, उससे क्या चेंज आएगा ट्रेन सर्विसेज में, ताकि इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके इस तरह के इवेंट्स को। अगर प्रोएक्टिव अप्रोच लगा दें ट्रेन की सर्विसेज में तो क्या करेगी वो अप्रोच, वो सारी ट्रेन्स को चलने से रोक देगी, सारी ट्रेन्स को, या फिर ट्रेन के स्टेशंस की जगह बदल देगी, भाई ये स्टेशन जो है 5 किलोमीटर पहले ले आते हैं, ऐसा कुछ कर देगी। या फिर वो एडजस्ट कर देगी ट्रेन के शेड्यूल्स को एडवर्स वेदर को देख करके, एंटिसिपेट करके पहले से। या फिर वो ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेन के ढांचे में और अच्छी इन्वेस्टिंग करवाएगी। जैसे ही तूफान आएगा सरकार जो है ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे से बिल्ड करना शुरू कर देगी। चारों में से क्या लगता है लॉजिकल, क्या लगता है आपको? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आंसर बताने का मतलब नहीं है इसका। इसका भी आंसर गलत दे रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं डर बैठ गया आपके मन में अंग्रेजी का, आप सीख करके भी नहीं सीखना चाह रहे हो। हिंदी में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन नरेट किया है, हिंदी में आंसर बताना है आपको। चारों में से अपना आंसर ढूंढो और फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है वहाँ से मैच करो। और आज जिनका ये पहला दूसरा क्वेश्चन गलत हो वो बताना मुझे कमेंट्स में, सर आज मेरा पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, है ना। फिर आपको कुछ और तरीका बताएं, क्योंकि ये हिंदी में भी समझाने के बाद नहीं समझ पा रहे हो तो फिर ये अंग्रेजी का डर है आपके दिमाग में और कुछ नहीं है। कह रहा है जी अगर प्रिसाइज वेदर फोरकास्टिंग हो जाए तो उसका क्या रोल होगा तमिलनाडु जैसी घटनाओं में जो अभी तमिलनाडु में हो रही है। ये रेनफॉल को ही रोक देगा, बरसात को रोक देगा, प्रिसाइज वेदर फोरकास्ट। ये टाइमली इवैक्यूएशन के लिए, लोगों को वक्त पे निकालने के लिए अलाउ फॉर करेगा। ये बरसात की मात्रा को कम कर देगा,
या फिर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगा, इससे कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे बहुत अच्छे से फोरकास्ट मौसम विभाग कर भी दे। अगेन वही सिंपल वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा आंसर इसका होना चाहिए। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया गया है, वहाँ से मैच करो। बीच में सारे वोकैब के क्वेश्चंस हैं, मेरे को लगता नहीं करवाने की ज़रूरत है। मैकेनेट का सिनोनिम क्या होता है, मिटिगेट का सिनोनिम क्या होता है, गोइंग बाय का मतलब क्या होता है, डिटिलेट क्या होता है, सारे वर्ड्स आपको करवाए थे। नहीं याद आ रहे, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, तो अपनी वोकैब शीट को रिफ़र कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके चेक कर लेना। कम से कम इस वोकैब शीट को देख करके इनको सॉल्व कर लो, दिमाग में बैठ जाए आपके, है ना। इसको देख करके नकल मार के सॉल्व कर लो। चलिए लास्ट में आपको मिलेंगे कोलोकेशन या प्रेपोजिशनल पेयर्स। प्रोएक्टिव क्या होती है, मेजर होते हैं, अकरेंस होती है, रेनफॉल होती है। प्रिसाइज के साथ में क्या लगा सकते हैं, फोरकास्ट लगाएं, टर्बुलेंस लगाएं, प्रिपेयर्डनेस लगाएं। एट्रीब्यूट अपने साथ में कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, ऑन लेता है, विद लेता है, टू लेता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट में काम आने वाला सेक्शन है, इसको पूरा ध्यान दिया करो, कोलोकेशन पेयर्स जो है कैसे काम करते हैं। लास्ट वाले में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी सम नाम के वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी आंसर नाम के वर्ड के आसपास, तीसरी मिलेगी अ नंबर ऑफ नाम के इस एडजेक्टिव की वजह से। आउट ऑफ 13 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।